दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत में संसदीय शासन प्रणाली के बारे में। तो इसके बारे में जब हम बात करेंगे तो इसमें क्या क्या पढ़ना है वो आप एक बार देख लें। और मैं आपको बता दूं कि ये एम लक्ष्मीकांत की जो पुस्तक है 8वां एडिशन, उसको ध्यान में रख करके हमने ये वीडियो बनाया है। तो जो इसमें भारत में जो संसदीय शासन प्रणाली है, इसमें क्या देखना है, तो सबसे पहले हम लोग इसकी भूमिका पढ़ेंगे या परिचय पढ़ेंगे। फिर अगर बात करें तो इसके माने जो सरकार का स्वरूप होता है, स्वरूप की बात करेंगे कि सरकार के कौन कौन से स्वरूप होते हैं। फिर संसदीय सरकार की अवधारणा अवधारणा एवं नामाकरण पढ़ेंगे। ठीक है, अवधारणा एवं नामाकरण। तत्पश्चात विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे कि भारत में संसदीय सरकार की क्या विशेषताएं हैं वह देखेंगे। फिर हम लोग इसके साथ ये विशेषताएं जो है, जहाँ संसदीय सरकार के विषय में पढ़ेंगे, वहीं जो दूसरी व्यवस्था है अमेरिकी मॉडल, वो राष्ट्रपति शासन व्यवस्था के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। फिर देखेंगे तुलना, ये दोनों व्यवस्था के बारे में एक जो तुलना है वो हम लोग देखेंगे। फिर संसदीय व्यवस्था, इसके गुण को देखेंगे, इसके दोषों को देखेंगे, और जो सबसे महत्वपूर्ण है कि स्वीकार्यता। ठीक है, भारत में जो संसदीय व्यवस्था है, इसकी स्वीकार्यता क्यों हुई थी। जब संविधान बना रहे थे तो संसदीय शासन प्रणाली को ही क्यों स्वीकार किया गया, तो ये हम लोग पढ़ेंगे। और फिर एक अंतर जो भारतीय और ब्रिटिश मॉडल है, इसमें हम लोग अंतर को देखेंगे कि किस प्रकार से भारत, देखिए ब्रिटिश मॉडल भी संसदीय शासन प्रणाली है यहाँ पर, और भारतीय भी संसदीय शासन प्रणाली है, लेकिन भारतीय ब्रिटिश शासन प्रणाली में के मॉडल में क्या अंतर है उस पर हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों आइए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं परिचय के विषय में। तो आखिर ये संसदीय शासन प्रणाली है, ये आखिर है क्या, और भारत में इसे हम किस प्रकार से देखते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं कि अनुच्छेद 74 एवं 75, ठीक है, और अनुच्छेद 163 और 164, ठीक है, ये केंद्र में और ये राज्य में। ठीक है, संसदीय प्रणाली की बात कर ले तो भारत का संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था करता है। ठीक है, केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर करता है। तो संविधान के अनुच्छेद 74 एवं 75 अगर देखें तो इसके द्वारा केंद्र में संसदीय व्यवस्था का उपबंध करते हैं, जबकि अनुच्छेद 163-64 जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये राज्यों में इस व्यवस्था को लागू करते हैं। तो ये है। इसके बाद हम लोग अब नामाकरण की बात कर ले जाए तो नामाकरण या अवधारणा में देखें तो इसमें जो कहा जाता है दो बातें। हाँ, तो नामाकरण की बात करें तो एक तो कहा जाता है कैबिनेट व्यवस्था, दूसरा कहा जाता है उत्तरदायी सरकार, और तीसरा कहा जाता है वेस्टमिंस्टर मॉडल। ठीक है, वेस्टमिंस्टर मॉडल कहा जाता है, और प्रधानमंत्री सरकार भी कहीं कहीं कहा जाता है। तो ये है, ये इस व्यवस्था के नाम है। संसदीय शासन व्यवस्था जो है, इस व्यवस्था के ये सभी नाम हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो कैबिनेट व्यवस्था है, ये प्रसिद्ध संविधानविद आप जानते होंगे, उनका नाम आइवर जेनिंग्स। ठीक है, आइवर जेनिंग्स ने ये कहा था कि संसदीय व्यवस्था जो है वो कैबिनेट व्यवस्था है, क्योंकि इस प्रणाली में क्या होता है कि शक्ति का जो केंद्र बिंदु है वो कैबिनेट होता है, इसलिए इस पूरी व्यवस्था को कैबिनेट व्यवस्था का नाम दिया। उसके बाद दूसरी बात अगर देखें उत्तरदायी सरकार के बारे में अगर बात करें तो इसे उत्तरदायी सरकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कैबिनेट जो देखें, कैबिनेट ये वास्तविक कार्यकारिणी है। भारत के संदर्भ में देखें तो वास्तविक कार्यकारिणी कौन सी है, तो कैबिनेट है। यह संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। संसद के प्रति उत्तरदायी कौन होती है, तो जो कार्यकारिणी है, जो वास्तविक कार्यकारिणी होती है, प्रधानमंत्री और उनके जो मंत्रिमंडल होते हैं, वास्तविक कार्यकारिणी, वो किसके प्रति जवाबदेह होती है, तो संसद के प्रति जवाबदेह होती है। तो इसीलिए इसे उत्तरदायी सरकार कहा जाता है। अब तीसरा ये है कि वेस्टमिंस्टर मॉडल का जो नाम है वो कहाँ से आया, तो मैं आपको बता दूं कि जो वेस्टमिंस्टर पैलेस है, ठीक है, ब्रिटिश संसद जहाँ पर है वो वेस्टमिंस्टर पैलेस है, जहाँ पर ब्रिटिश संसद है।
तो चूंकि संसदीय व्यवस्था का प्रादुर्भाव जो है ब्रिटेन में हुआ था, तो इसीलिए भारत के जो यह व्यवस्था है संसदीय शासन प्रणाली, इसको वेस्टमिंस्टर मॉडल कहा जाता है। और हम लोग ये देखते हैं कि चौथा जो प्रधानमंत्री सरकार की बात है, तो प्रधानमंत्री व्यवस्था में ये है कि जो वास्तविक कार्यकारिणी है उसका जो मुखिया होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं, वास्तविक कार्यकारिणी का मुखिया होता है प्रधानमंत्री, इसलिए इसे प्रधानमंत्री सरकार भी कहा जाता है। तो दोस्तों हम लोगों ने परिचय देखा, परिचय के बाद फिर हमने इसके नामकरण और अवधारणा के बारे में बात की। अब हम लोग देख लेते हैं सरकार के स्वरूप के विषय में। ठीक है, स्वरूप, तो देखिए सरकार के स्वरूप की बात करें तो सरकार के दो स्वरूप हैं। ठीक है, दो स्वरूप होते हैं, एक जो अमेरिका जैसे देश में है और दूसरा भारत और ब्रिटेन जैसे देशों में है। तो एक तो है संसदीय शासन प्रणाली और दूसरा राष्ट्रपति शासन प्रणाली। ठीक है, राष्ट्रपति शासन प्रणाली, एक है संसदीय शासन प्रणाली, दूसरा है राष्ट्रपति शासन प्रणाली। अब संसदीय शासन प्रणाली में हम क्या देखते हैं कि इस प्रणाली में कार्यपालिका जो होती है, कार्यपालिका अपनी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, इसलिए हमने पीछे देखा भी कि यह उत्तरदायी सरकार के रूप में भी जानी जाती है। ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है, उत्तरदायी किसके तरफ है, उत्तरदायित्व अगर देखें तो किसके तरफ है, तो जो कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका यह किसके प्रति जवाबदेह होती है, वो विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है, संसद के प्रति जवाबदेह होती है। राज्यों में अगर देखें तो विधानमंडल, तो ये है। उसके बाद अगर कार्यपालिका का जो कार्यकाल होता है वो अनिश्चित होता है। ठीक है, संसदीय व्यवस्था में इसका जो इसमें जो कार्यकाल होता है कार्यपालिका का, वह होता है अनिश्चित। अनिश्चित का अर्थ होता है कि यह कभी भी यह खत्म हो सकता है। अनिश्चित किसका, तो कार्यपालिका का कार्यकाल, किसका कार्यकाल, तो कार्यपालिका का जो कार्यकाल है वह अनिश्चित होता है। ठीक है, ये है। इसके बाद अगर हम देखें तो वह तब तक सत्ता बनी रहती है जब तक विधायिका का बहुमत इसको प्राप्त होता रहता है। यही इसीलिए तो इसके प्रति उत्तरदायित्व है। ठीक है, तो ये है। यह प्रणाली अगर देखें तो यह प्रणाली आपको जो सबसे बड़ा उदाहरण है ब्रिटेन, ब्रिटेन के पश्चात अगर देखें तो भारत, कनाडा, जापान। ठीक है, ये सभी, इन सभी राष्ट्रों में संसदीय शासन प्रणाली जो है ये प्रचलित है। और राष्ट्रपति शासन प्रणाली की बात करें तो इसमें कोई, इसका जस्ट उल्टा कर ले, इसमें कोई उत्तरदायित्व नहीं होता है। ठीक है, सर्वे सर्वा इसमें कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। और यह संवैधानिक रूप से अपने कार्यकाल के मामले में विधायिका से पूर्णतः स्वतंत्र होती है। जहाँ पर यहाँ पर जिस तरह से हमने देखा संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका जो है विधायिका के प्रति जवाबदेह है, वैसा राष्ट्रपति शासन प्रणाली में नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, और राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो निश्चित होता है, जबकि इसमें जो कार्यपालिका है संसदीय शासन प्रणाली में इसका कार्यकाल फिक्स नहीं होता है। और यहाँ देखें अमेरिका जैसे देशों में जहाँ पर राष्ट्रपति शासन प्रणाली है, राष्ट्रपति को आसानी से हटाया नहीं जा सकता है, महाभियोग जैसी असाधारण प्रक्रिया के अलावा उसे हटाया नहीं जा सकता है। यह अमेरिका के अलावा देखें तो ब्राज़ील में है यह व्यवस्था, ब्राज़ील में है, रूस में है, ठीक है, श्रीलंका में है। तो ये सभी बातें हमने देखी। तो सरकार के स्वरूप को हम लोगों ने देखा कि सरकार के दो स्वरूप होते हैं मुख्यतः दुनिया में, एक संसदीय और दूसरा राष्ट्रपति। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि संसदीय सरकार की विशेषता क्या है भारत में। ठीक है, भारत में संसदीय सरकार की विशेषताओं को देखें। ये हम लोग बात कर रहे हैं विशेषताओं की। तो ये हो रही है, देखिए ये हो रही है भारत में, और किसकी विशेषता, तो संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता की बात हो रही है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए विशेषता में देखा जाए तो सबसे पहला है यहाँ विशेषता, सबसे पहली विशेषता वो है नामिक एवं वास्तविक कार्यपालिका। ठीक है, ये क्या है, नामिक और वास्तविक कार्यपालिका। तो याद रखें, जैसे कि आपने सुना होगा कि राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। ठीक है, लेकिन वह केवल नाम का शासक होता है और अपनी शक्तियों के प्रयोग जो है वो केवल प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सलाह से करते हैं। तो ये है, एक तरफ नामिक कार्यपालिका है और दूसरी तरफ हम देखें प्रधानमंत्री हैं जो वास्तविक कार्यपालिका के प्रधान होते हैं। ठीक है, यानी कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका होती है जो वास्तव में शासन का संचालन करती है। तो ये है, तो इस प्रकार से भारतीय संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता में देखें तो यहाँ नामिक और वास्तविक कार्यपालिका का प्रावधान है। दूसरा देखें तो बहुमत प्राप्त दल का शासन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बहुमत प्राप्त दल का शासन। तो संसदीय व्यवस्था में क्या होता है कि वह
मतलब वह राजनीतिक दल सरकार बनाता है जिसमें क्या होता है कि जिसको पूर्ण बहुमत प्राप्त हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी सरकार बना ले, यहाँ जब तक पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हो, यदि किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो गठबंधन की सरकार बनाती है, वो तो है ही। और राष्ट्रपति बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। तो कुल मिलाकर ये देखिए, जो जो भी दल बहुमत प्राप्त करता है वही सरकार बना सकती है, तो ये विशेषता है। और प्रधानमंत्री के परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। तो पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता हमने क्या देखी कि बहुमत प्राप्त दल का शासन है। ठीक है, तीसरा अगर देखें तो इसमें सामूहिक उत्तरदायित्व की बात होती है। ठीक है, अब सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब क्या होता है? सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ होता है कि जो मंत्रिमंडल होती है, ठीक है, वो मंत्रिमंडल वह सामूहिक रूप से जवाबदेह होती है लोकसभा के प्रति। ठीक है, ये याद रखेंगे, लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होती है। और ये अनुच्छेद 75 में ये कहा गया है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो संसदीय सरकार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता अगर देखा जाए तो यही है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। और इस सिद्धांत का तात्पर्य है कि सभी मंत्री एक टीम की तरह काम करेंगे। ठीक है, जितने भी मंत्री होंगे सब एक टीम वर्क की तरह काम करेंगे। दूसरा है कि मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य सरकार की नीतियों के लिए एकजुट होकर जिम्मेदार होंगे। यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के कार्य से असंतुष्ट है तो पूरी मंत्रिपरिषद उत्तरदायित्व है। आप समझ, जैसे कि अगर कोई शिक्षा का मामला है, अगर इसमें कुछ बातें हुई तो हम ये नहीं कर सकते केवल शिक्षा मंत्री का दोष है, उसमें हम ये कहेंगे कि संपूर्ण मंत्रिमंडल की खामियां हैं। तो ये चीज़ें हैं, तो एक टीम वर्क की तरह है। और फिर है कि लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर पूरी मंत्रिपरिषद को हटा सकती है। अगर किसी एक के खिलाफ भी अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो पूरी मंत्रिपरिषद को हटाया जा सकता है। तो इसलिए हम क्या कहें कि इस किसी एक की यहाँ पर इस किसी एक का उत्तरदायित्व नहीं है, सामूहिक उत्तरदायित्व है। फिर देखिए चौथी विशेषता, तो राजनीतिक एक रूपता की बात यहाँ पर है। ठीक है, ये राजनीतिक एक रूपता क्या है? एक रूपता, तो जब आप देखते हैं कि व्यवस्था में, जो संसदीय शासन व्यवस्था में, कि सामान्यतः क्या होता है कि मंत्रिपरिषद के सदस्य ही एक ही राजनीतिक दल से संबंधित होते हैं। ठीक है, अब मंत्री कौन बनेगा? मंत्री जो 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 भी पार्टी विजयी हुई है और जिसकी भी सरकार है, तो मंत्री उसी के दल से लोग बनेंगे। तो जिसके कारण क्या होता है, उनकी जो राजनीतिक विचारधारा है वो अलग अलग नहीं होती, एक ही विचारधारा होती है, समान विचारधारा होती है। ठीक है, गठबंधन के सरकार के मामलों में भी मंत्री जो है सामूहिक नीतियों के प्रति ये जो वचनबद्ध होते हैं और सर्वसम्मति से कार्य करने के लिए बाध्य होते हैं। तो क्या देखें कि राजनीतिक एक रूपता बनी रहती है संसदीय व्यवस्था में। ठीक है, इसके बाद देखें तो एक विशेषता है दोहरी सदस्यता। दोहरी सदस्यता का मतलब होता है, दोहरी सदस्यता का अर्थ होता है कि एक तरफ जो इसमें मंत्री विधायिका के सदस्य होते हैं, ठीक है, मंत्री या प्रधानमंत्री जो भी है, दोहरी सदस्यता। ठीक है, दोहरी सदस्यता, तो इसमें क्या है कि संसदीय व्यवस्था में मंत्री विधायिका क्या होते हैं कि कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति बिना संसद का सदस्य बने मंत्री नहीं बन सकता। ठीक है, लेकिन वो भी व्यवस्था है कि अगर कोई गैर सांसद जो है मंत्री बनते हैं तो 6 महीने के अंदर उनको अनिवार्य रूप से संसद का सदस्य बनना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या समझे, यानी कि जो कार्यपालिका और विधायिका, ठीक है, दोनों के जो सदस्य होते हैं, मतलब अगर जो कार्यपालिका के अगर सदस्य हैं तो निश्चित तौर पर वो विधायिका के सदस्य होंगे। तो ये दोहरी सदस्यता होती है कार्यपालिका के सदस्यों की। ठीक है, और अभी हमने बात किया कि अगर कोई भी मतलब जो गैर सांसद मंत्री बनते हैं या गैर विधायक जो है मंत्री बन राज्यों में अगर देखें तो उनको 6 महीने के अंदर में सदस्यता हासिल करनी पड़ती है। ठीक है, और मंत्री संसद के सत्रों में भाग लेते हैं, प्रश्नों का उत्तर देते हैं और विधायी कार्यों में भाग लेते हैं। तो कुल मिला के दोहरी सदस्यता है इसमें। फिर देखिए प्रधानमंत्री का नेतृत्व। ठीक है, प्रधानमंत्री का नेतृत्व, वैसे अगर कहा जाए तो अभी हमने बात किया कि नामिक कार्यपालिका के जो मुखिया होते हैं, ठीक है, कार्यपालिका सीधे अगर कार्यपालिका के मुखिया की बात करें तो राष्ट्रपति कहा जाता है, लेकिन वे हम लोग जानते हैं कि शक्तियों में वे नॉमिनेटेड होते हैं एक तरह से, वो केवल नाम के शासक होते हैं, लेकिन वास्तविक जो शक्ति है वो प्रधानमंत्री में निहित होती है। तो प्रधानमंत्री क्या होते हैं, संसदीय व्यवस्था का केंद्र बिंदु है, और इसीलिए हम लोगों ने प्रधानमंत्री सरकार भी इस संसदीय व्यवस्था को कहा है। तो वो 3 प्रकार की भूमिका निभाते हैं। अगर देखा जाए तो वो 3 प्रकार की भूमिका कौन कौन सी है, तो इसमें पहली भूमिका अगर देखें तो वो मंत्रिपरिषद का नेता है। ठीक है, मंत्रिपरिषद का नेता है। दूसरा अगर देखें तो संसद का नेता है। ठीक है, संसद का सदस्य है। और तीसरा ये देखें कि जो भी पार्टी सत्तारूढ़ है, यानी कि जिसकी सत्ता है, सत्तारूढ़ जो राजनीतिक दल है, ठीक है, उसके भी नेता है। तो क्या देखें कि यहाँ पर प्रधानमंत्री का नेतृत्व दिखाई देता है। फिर उसके बाद अगर हम विशेषताओं की बात करें, अगली विशेषताओं की बात करें, तो अगली विशेषता में, हाँ, अगली विशेषता की बात करें तो इसमें है निचले सदन का विघटन। ठीक है, ये हम लोगों ने 6, हाँ, 7वां देखें तो निचले सदन का विघटन।
निचले सदन का मतलब होता है लोकसभा। यह संसदीय व्यवस्था में क्या होता है कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। इसका मतलब यह है कि कार्यपालिका को विधायिका के निचले सदन को भंग करने का अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री यह सिफारिश तब कर सकता है जब उसे लगे कि सरकार के पास जो है बहुमत नहीं है और नए चुनाव की आवश्यकता है। ठीक है, और जनता जो है नया जनादेश प्राप्त करना चाहता है, तो उस सिचुएशन में निचले सदन का विघटन कर दिया जाता है। और एक और है गोपनीयता। ठीक है, गोपनीयता। तो ये गोपनीयता क्या है, इसमें देखिए दोस्तों, ये सभी टॉपिक्स अगर बात करें तो जितने भी हू बहू हम लोग लक्ष्मीकांत को लेकर के चल रहे हैं, तो ये चीज़ें हैं। तो गोपनीयता में क्या है कि मंत्री जो है गोपनीयता के सिद्धांत पर कार्य करती है। वे मंत्रिपरिषद की कार्यवाहियों की बात करें या नीतियों की बात करें या निर्णयों की सूचना सार्वजनिक रूप से नहीं दे सकता है। ठीक है, पद ग्रहण करने से पूर्व वे राष्ट्रपति द्वारा गोपनीयता की शपथ लेते हैं। तो संसदीय व्यवस्था में हम लोगों ने देखा। तो देखिए एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं विशेषताओं को। देखिए संसदीय व्यवस्था की विशेषता में देखें तो सबसे पहला है यहाँ पर नॉमिनेटेड और वास्तविक कार्यपालिका। दूसरा है बहुमत प्राप्त दल का शासन। तीसरा है सामूहिक उत्तरदायित्व। चौथा है राजनीतिक एकरूपता। पांचवा है दोहरी सदस्यता। छठा है प्रधानमंत्री का नेतृत्व। सातवां है निचले सदन का विघटन। और आठवां है गोपनीयता। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो अगला टॉपिक हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, इसमें हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रपति शासन की विशेषताएं हम लोग देखेंगे कि आखिर क्या क्या है। तो देखिए जो आपने संसदीय व्यवस्था के विषय में पढ़ा है उसको अगर थोड़ा सा हम लोग ये कर दें, उस पर थोड़ा सा ध्यान दें, तो इसमें सभी जो है विशेषताएं हम लोग समझ पाएंगे। जैसे कि देखिए हम लोगों ने पढ़ा था कि वहाँ पर कि कार्यपालिका ये नॉमिनेट, देखिए कार्यपालिका जो है ये वास्तविक कार्यपालिका और नॉमिनेटेड कार्यपालिका है। ठीक है, दो प्रकार की कार्यपालिका है। लेकिन अगर राष्ट्रपति शासन व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर एकल कार्यपालिका है। ठीक है, एकल कार्यपालिका। फिर देखें दूसरा है, जैसे कि हम लोगों ने संसदीय देखिए ये हम लोग पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति शासन व्यवस्था। ठीक है, ये देखिए राष्ट्रपति शासन नहीं है, ये राष्ट्रपति शासन व्यवस्था की बात हो रही है। हाँ, तो एकल कार्यपालिका, जैसा कि हमने संसदीय सरकार में क्या देखा कि भारतीय में देखेंगे आप तो इसमें क्या होता है कि जो नॉमिनेटेड होते हैं और वास्तविक होते हैं दोनों अलग अलग होते हैं, जैसे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। लेकिन अमेरिका जैसे देशों में जहाँ पर राष्ट्रपति शासन व्यवस्था है वहाँ पर एकल कार्यपालिका का प्रावधान है। दूसरा है निश्चित कार्यकाल। निश्चित कार्यकाल, अब देखिए जैसे संसदीय व्यवस्था में हमने क्या पढ़ा था कि वहाँ पर निश्चित कार्यकाल नहीं हो सकता। वैसे निश्चित किया गया है कि 5 साल के लिए जो है कार्यकाल रहेगा, लेकिन बीच में कभी भी भंग किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर किसी अगर संसदीय व्यवस्था में किसी मंत्री के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो सरकार तक गिर जाएगी। तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पर क्या है कि राष्ट्रपति, ये निश्चित कार्यकाल की बात हो रही है, तो लेकिन राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में क्या होता है कि अमेरिका जैसे देश में 4 वर्ष का कार्यकाल वहाँ निश्चित किया गया है। ठीक है, और उसको ऐसे ही हटाया नहीं जा सकता है। कांग्रेस द्वारा जब महाभियोग लाया जाए, ठीक है, तो उसके माध्यम से हटाया जाएगा। लेकिन तब होता है ना जबकि गैर संवैधानिक कार्य हो या ऐसा गंभीर अपराध हो, तब जाके ऐसा होता है। ठीक है, फिर देखें तो राष्ट्रपति की कैबिनेट, उसमें हमने क्या देखा था, प्रधानमंत्री कैबिनेट, इसमें राष्ट्रपति की कैबिनेट। ठीक है, कैबिनेट। तो ये है कि राष्ट्रपति कैबिनेट या औपचारिक इकाई किचन कैबिनेट के सहायता से शासन चलाता है। यह केवल क्या है, एक परामर्शदात्री इकाई होती है और इसमें क्या होता है, गैर निर्वाचित विभागीय सचिव होते हैं और इसका चयन और नियुक्ति राष्ट्रपति खुद करते हैं। ठीक है, और ये केवल उनके प्रति ही जवाबदेह होते हैं। राष्ट्रपति इन्हें किसी भी समय हटा सकता है, ये भी बात है। तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में ये व्यवस्था होती है। इसके बाद अगर देखते हैं कि उसमें तो उत्तरदायित्व की भावना होती है, लेकिन राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में उत्तरदायित्व का अभाव होता है। ठीक है, उत्तरदायित्व का अभाव होता है, यानी कि यहाँ के राष्ट्रपति को किसी को जवाब देने की आवश्यकता नहीं है, ये उत्तरदायित्व का अभाव होता है। राष्ट्रपति और जो उसके सचिव हैं अपने कार्य के लिए कांग्रेस के प्रति उत्तरदायित्व नहीं होते हैं। वे न तो कांग्रेस के सदस्यता ग्रहण करते हैं और न ही उनके सत्रों में भाग लेते हैं। ठीक है, तो कांग्रेस उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकती है। तो ये है, यानी कि उत्तरदायित्व का अभाव है यहाँ पर। फिर विघटन की शक्ति का न होना, जैसे कि अभी हम लोग बात किया कि निश्चित कार्यकाल है, तो विघटन की शक्ति न होना, ये है। और फिर देखें तो शक्तियों का विभाजन, तो शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत अमेरिकी राष्ट्रपति शासन का आधार है। सरकार की विधायिका, कार्यकारी और न्यायिक शक्तियाँ होती है सरकार के 3 स्वतंत्र अंगों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक अंग अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने क्या देखा संसदीय व्यवस्था में कि जो कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं वही विधायिका के भी सदस्य होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, शक्तियों को विभाजित किया गया है। शक्तियों को विभाजित किस प्रकार से किया गया है, तो जो शक्तियाँ हैं वो बटी हुई है, यानी कि विधायी शक्तियाँ अलग है, विधायी शक्तियाँ जो, फिर उसके बाद कार्यकारी शक्ति जो है वह अलग है, न्यायिक शक्तियाँ अलग अलग है। ठीक है, ये 3 स्वतंत्र अंगों में विभाजित है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये देखा, तो ये है।
दोस्तों अब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले अगले टॉपिक की बात कर लेते हैं। इसमें है कि हम तुलना करेंगे। ठीक है, तुलना किसकी तुलना करेंगे? हाँ, तो तुलना करने वाले हैं। एक तरफ हम लोग बात करेंगे संसदीय व्यवस्था की, दूसरी तरफ बात करेंगे राष्ट्रपति व्यवस्था की, और कुछ खास विशेषताओं के आधार पर हम लोग इसको जो है इसमें अंतर करेंगे। ये क्या है? कुछ अंतर तो हम लोगों ने अभी समझ भी लिया कि क्या है। तो देखिए, अभी अगर हम बात करें तो कार्यपालिका का स्वरूप अगर देखें तो कार्यपालिका के स्वरूप की बात अगर करते हैं तो कार्यपालिका के स्वरूप में संसदीय व्यवस्था में आप क्या देखते हैं कि दोहरी कार्यपालिका होती है। ठीक है, और वहीं राष्ट्रपति में क्या होती है? एकल कार्यपालिका होती है। ये है। ठीक है, दूसरा अगर देखें तो अगर हम उत्तरदायित्व की बात करें, तो उत्तरदायित्व में क्या देख रहे हैं? संसदीय व्यवस्था में इसमें उत्तरदायित्व सामूहिक रूप से होता है, सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। ठीक है, सामूहिक उत्तरदायित्व। लेकिन इसमें क्या है कि कोई उत्तरदायित्व नहीं होता, राष्ट्रपति विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व नहीं होता है, इसमें नहीं होता है। और इसमें होता है उत्तरदायित्व जो है इसमें, किसमें? तो संसदीय व्यवस्था में। फिर कार्यकाल की बात कर ले तो कार्यकाल अभी आपने देखा कि राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में कार्यकाल जो है वो निश्चित होता है, और राष्ट्रपति को तभी हटाया जा सकता है जब एकदम अपराध की पराकाष्ठा हो, उस स्थिति में तो ऐसा होता है। ठीक है, तो ये है निश्चित कार्यकाल होता है। और संसदीय व्यवस्था में क्या होता है कि इसमें निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, जब भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो यह जो है यहाँ पर हटाया जा सकता है। तो ये इसका जो कार्यकाल है अनिश्चित है। ठीक है, फिर अगर बात करें सदस्यता की तो देखिए, सदस्यता का मतलब होता है कि जो संसदीय व्यवस्था है, ठीक है, संसदीय व्यवस्था, इसमें जो कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं, ठीक है, कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं वह भी विधायिका के सदस्य भी होते हैं। तो ये है, तो यानी कि एक यहाँ पर दोहरी सदस्यता है। ठीक है, दोहरी सदस्यता। और राष्ट्रपति वाले में क्या है? वहाँ पर एकल है। यानी कि अभी हम लोगों ने बात भी किया था कि यहाँ पर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों के अलग अलग अंगों में इसको पूर्णतः एक दूसरे से स्वतंत्र रखा गया है। ये है, सदस्यता की बात हो गई। अब नेतृत्व की बात अगर करें तो नेतृत्व में क्या है? नेतृत्व में यहाँ पर प्रधानमंत्री की वास्तविक नेतृत्व होती है संसदीय व्यवस्था में, और जो राष्ट्रपति वाले व्यवस्था में वहाँ जो है राष्ट्रपति के द्वारा नेतृत्व किया जाता है। ठीक है, विघटन की बात कर ले कि विधायिका का विघटन अगर की बात अगर करें तो विघटन की बात करें तो देखिए, निचला जो है ना सदन भंग किया जा सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग किया जा सकता है। किसे? तो निचले सदन को। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति वाले इसमें क्या है कि वो शक्ति नहीं है, ये जो है राष्ट्रपति को शक्ति नहीं है कि वो भंग कर दे। किसे शक्ति नहीं है? तो राष्ट्रपति को। फिर देखें तो शक्तियों के वितरण का अगर बात करें तो शक्तियों का वितरण विधायिका कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, तो ये शक्तियों का सम्मिश्रण है। ठीक है, देखें तो शक्तियों का सम्मिश्रण है। लेकिन राष्ट्रपति वाले में क्या है? इसमें पूर्णतः विभेद है, यानी एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग है। तो ये आप तुलना हमने यहाँ पर किया। ठीक है, अब आते हैं गुणों की बात कर लेते हैं कि क्या गुण है। तो संसदीय व्यवस्था के गुण और राष्ट्रपति जो व्यवस्था है उसके गुणों को देख लेते हैं। तो देखिए, अभी लगातार हम लोग उसी पर चर्चा कर रहे हैं तो समझना हम लोग के लिए आसान होगा। ठीक है, तो देखिए, इसमें हम लिखते हैं संसदीय और इसमें लिखते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति व्यवस्था के ये गुणों की बात हो रही है। ठीक है, गुणों की बात हो रही है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर देखें कि संसदीय व्यवस्था में क्या होता है, संसदीय व्यवस्था में विधायिका और कार्यपालिका के बीच एक सामंजस्य होता है। ठीक है, किसके बीच? विधायिका और प्लस कार्यपालिका, इसके बीच क्या होता है? एक सामंजस्य होता है। ठीक है, लेकिन यह सामंजस्य अगर देखें तो राष्ट्रपति में यहाँ पर दिखाई नहीं देता है और यहाँ पर टकराव की स्थिति रहती है। तो ये है। फिर उसके बाद अगर देखें तो संसदीय व्यवस्था के गुण की बात करें तो यहाँ एक तरह का उत्तरदायी सरकार है जो कि किसी भी लोकतांत्रिक देशों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, उत्तरदायी सरकार। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि गैर उत्तरदायित्व सरकार है, यानी कि राष्ट्रपति को यहाँ पर जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, गैर उत्तरदायित्व सरकार। ठीक है, इसके बाद अगर देखें तो यहाँ पर सामूहिक नेतृत्व की बात है तो निरंकुशता पर जो है रोक लगती है। ठीक है, निरंकुशता पर
रोक है। आप जरा सोचें कि मंत्रिमंडल में इतने मंत्री हैं, अगर सभी मंत्री में कोई एक मंत्री भी अगर निरंकुश हो जाए और अपनी मनमानी अगर चलाना चाहे, तो उस स्थिति में अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित होगा तो पूरे मंत्रिमंडल को भंग करना होगा। तो ये सिचुएशन है। तो इससे क्या होता है, निरंकुशता पर रोक लगती है। और यहाँ अगर बात करें राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में, तो इसमें क्या है कि गैर उत्तरदायी नेतृत्व की संभावना है। ठीक है, तो इसमें निरंकुशता की भावना बनी रहती है। ठीक है, इसमें बनी रहती है। इसके बाद है कि अगर हम गुणों की बात करें तो व्यापक प्रतिनिधित्व की संभावना रहती है। इसमें प्रतिनिधित्व जो होता है, प्रतिनिधित्व वो व्यापक होता है, व्यापक होता है, यानी कि ये एक तरह से सामूहिक टीम भावना की तरह है। लेकिन वहाँ पर क्या है, जैसे आप राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में देख रहे हैं किचन कैबिनेट की भावना आती है, तो इसमें क्या है कि सीमित प्रतिनिधित्व होता है। कुछ लोग मिल करके जो है वो इस कार्य को करते हैं। यही कारण है कि अक्सर जो जहाँ पर राष्ट्रपति शासन व्यवस्था है वहाँ पर तानाशाही जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, लोकतांत्रिक तानाशाही जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जैसे हम लोग अमेरिका को देखें। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब दोषों की बात कर लेते हैं। कुछ गुण है तो कुछ दोष भी है। तो अगर दोषों की बात कर ले तो इसमें क्या दोष है। पहली बात तो ये है कि अगर संसदीय व्यवस्था में देखें, ठीक है, संसदीय और यहाँ पर राष्ट्रपति, तो संसदीय व्यवस्था में ये है कि अस्थायी सरकार होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ये सरकार जो होती है वो अस्थायी सरकार होती है। ठीक है, एक बार चुन ली जाने के बाद 4 साल तक के लिए फिक्स हो जाती है अमेरिका में। ठीक है, और इसमें अस्थायी सरकार गिरने का जोखिम होता है। अगर गठबंधन की सरकार हो तो स्थिति और ख़राब होती है। ये चीज़ें हैं। इसके बाद है नीतियों में निश्चितता का अभाव होता है। ठीक है, नीतियों में निश्चितता का अभाव होता है। ये कौन सी नीति, जैसे कि अगर मान लेते हैं कि कोई नीति जो है, कोई सरकार जो है, कोई नई सरकार बनी और कोई नीति बनाई, और नीति बनाने के बाद क्या हुआ कि अगर ऐसी व्यवस्था ऐसा हो कि सरकार ही गिर जाए तो नीति धरी की धरी रह जाएगी, तो वो बात है। तो इसमें नीतियों की निश्चितता में अभाव होता है, जबकि इसमें क्या होता है कि नीतियों में निश्चितता होती है। ठीक है, निश्चितता होती है। तो ये एक यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर दोष हम देखने को मिल रहा है यहाँ पर संसदीय व्यवस्था में। फिर उसके बाद देखिए शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत के विरुद्ध है। ठीक है, अब जैसे कहा जाता है ना कि जैसे कि शक्तियों के विभाजन होनी चाहिए, जैसे कि आपने डीपीएससी में पढ़ा होगा। ठीक है, तो कार्यपालिका और मतलब नहीं, वहाँ तो न्यायपालिका है, लेकिन वही मतलब जिस सरकार के जो विभिन्न अंग है ना उसके बीच जो है ये अंतर होना चाहिए। ठीक है, ताकि एक दूसरे पर अंकुश लगाया जा सके। तो ये है शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत में आपको सिद्धांत के विरुद्ध हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, सिद्धांत के विरुद्ध। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, ये पूर्ण जो है इस पर आधारित है, शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत पर। और अभी हम लोगों ने बात किया कि वहाँ पर जो तीनों अंग जो होते हैं एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं। ये है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर संसदीय व्यवस्था में जो है अकुशलता की बात जो है आती है। अब अकुशलता किस प्रकार से, अकुशल व्यक्तियों द्वारा सरकार का संचालन। अब जरा सोचें कि मंत्री परिषद में आप देखते हैं तो कानून मंत्री को कानून की जानकारी उस तरह से नहीं होती है, शिक्षा मंत्री को शिक्षा की जानकारी नहीं है। हालांकि ये तर्क दिए जाते हैं कि काम तो फिर सचिव वगैरह करते हैं, जानकार लोग करते हैं, लेकिन पावर जो है उनके हाथ में नहीं होती। तो इसलिए यह है कि यहाँ कुशल व्यक्ति द्वारा सरकार का संचालन होता है। इससे क्या होता है, राजनीतिक नियुक्तियाँ होती है, ये है। लेकिन वहाँ अगर राष्ट्रपति शासन व्यवस्था की अगर बात करें तो राष्ट्रपति अपने हिसाब से व्यक्ति को चुनते हैं, विशेषज्ञों को चुनते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, इसमें ऐसा होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने दोषों की बात कर ली। ठीक है, अब फिर हम लोग देख लेते हैं कि अब आगे जो है एम लक्ष्मीकांत की जो पुस्तक है उसमें देखिएगा, अगला जो टॉपिक पढ़ना हम लोगों को उसमें पढ़ना है संसदीय व्यवस्था के गुण। देखिए अभी तक हम लोगों ने भारत की संसद व्यवस्था के गुण देखे थे, तो है संसदीय व्यवस्था के गुणों को गुण देखेंगे। तो इस गुण में सबसे पहला है कि विधायिका एवं कार्यपालिका। ठीक है, विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य क्या होता है, सामंजस्य होता है। एक तो ये है। फिर दूसरा आप देखेंगे, अब देखिए ये इसलिए होता है कि आप जरा देखेंगे कि विधायिका कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य, तो संसदीय व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ यही है कि यह सरकार के विधायी और कार्यकारी जो अंग हैं, ठीक है, उनके बीच सहयोग और सहकारी संबंधों को सुनिश्चित करता है। ठीक है, कार्यपालिका विधायिका का अंग है और दोनों अपने कार्य में परस्पर विरोध की स्थिति में मैंने बहुत कम पैदा होते हैं, बहुत कम विरोध पैदा होता है। ठीक है, मंत्री स्वयं विधायक होते हैं। ठीक है, विधायक सांसद होते हैं, अतः वे विधायिका की जो मतलब कार्यप्रणाली है और आवश्यकताओं को भली भांति जानते हैं। ठीक है, तो ये होता है। फिर दूसरा देखें तो उत्तरदायी सरकार होती है, उत्तरदायी सरकार। ठीक है, संसदीय व्यवस्था में एक उत्तरदायित्व की बात होती है। प्रश्नकाल देखें,
चर्चा देखें, वाद विवाद देखें, स्थगन प्रस्ताव देखें, अविश्वास प्रस्ताव देखें, तो ये प्रकृति जो है मतलब ये संसदीय व्यवस्था में उत्तरदायी सरकार का गठन करती है। मंत्री अपने नीतिगत और प्रशासनिक कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संसद मंत्रियों पर नियंत्रण रखने के लिए विभिन्न तरीकों का प्रयोग करते हैं, जैसे कभी बाहर प्रश्नकाल, चर्चा, वाद विवाद, स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, ये सभी है। तो ये है, तो इस प्रकार से उत्तरदायी सरकार बनी रहती है। तीसरा देखें तो निरंकुशता का विरोध होता है इससे, ठीक है, क्योंकि निरंकुशता तब आती है जब किसी एक व्यक्ति की शासन वहाँ पर व्यवस्था होती है, लेकिन संसदीय व्यवस्था में ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। तो ये है। चौथा देखें तो वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था, ठीक है। अब ये वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था क्या है कि देखिए भारत जैसे देशों में तो ऐसा मतलब कम देखने को मिलता है, लेकिन ब्रिटेन में अगर देखिएगा तो ये ऐसा होता है, शैडो कैबिनेट टाइप से होता है। जैसे एक तो सत्ता पक्ष का जैसे कोई मंत्रालय हुआ तो वहाँ विपक्ष तैयार होता है उस तरह से, ठीक है। और भारत में ये देखने को मिलता है कि जो है कि संसदीय व्यवस्था में अगर सत्तारूढ़ दल बहुमत खो देता है, ठीक है, तो राज्य का जो मुखिया है, ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति की बात मैं कर रहा हूँ, तो राष्ट्रपति क्या होता है, विपक्षी दल या गठबंधन को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है। तो इसका तात्पर्य क्या है कि नया चुनाव के बिना ही वैकल्पिक सरकार जो है बनाने की जो है व्यवस्था है, ठीक है। तो जेनिंग्स ने कहा था, सर आइवर जेनिंग्स, जिसकी बात हम लोगों ने जिन्होंने संसदीय व्यवस्था कैबिनेट व्यवस्था कहा था, कैबिनेट सरकार, तो सर जेनिंग्स ने ये एक स्टेटमेंट दिया था कि विपक्ष का नेता जो है ना वो वैकल्पिक प्रधानमंत्री है, ठीक है, वैकल्पिक प्रधानमंत्री है। कौन? विपक्ष का जो नेता होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था होती है। और इसमें एक चीज़ जो हमको सबसे अच्छा लगता है वो है व्यापक प्रतिनिधित्व, ठीक है, व्यापक प्रतिनिधित्व देखने को मिलता है, ठीक है। आप जरा देखें अपने पूरे संसदीय व्यवस्था को देखें तो इसमें आप पाएंगे कि प्रत्येक प्रकार के जो है क्षेत्र, भाषा भाषी, हर प्रकार के लोग जो है यहाँ पर होते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि जो ही निरंकुश शासन नहीं होता है तो इसमें व्यापक प्रतिनिधित्व देखने को मिलता है, ठीक है। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका का गठन जनप्रतिनिधियों से होता है और प्रधानमंत्री मंत्रियों का चयन करते समय, ठीक है, वो सब देखते हैं कि आप किस क्षेत्र से हैं, किस वर्ग से है, समुदाय, समूह, सबका ध्यान रखते हैं। तो इस प्रकार सरकार के सभी वर्गों और क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व इससे सुनिश्चित होता है, जिससे क्या होता है, राष्ट्रीय एकता और सामाजिक न्याय को भी इससे बल मिलता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने संसदीय व्यवस्था के गुणों को देखा। अब चूंकि गुण है तो दोष को भी हम लोग देख लेते हैं। तो संसदीय व्यवस्था के दोष क्या है, ठीक है, तो दोष हम देखें तो सबसे पहली बात है कि यहाँ पर जो ऊपर भी हम लोगों ने देखा, अस्थिर सरकार, अस्थिर सरकार। हालांकि भारत में अब हम लोग कई कार्यकाल से देख रहे हैं, लगभग 15-20 वर्षों से हम लोग देख रहे हैं कि यह अस्थिर सरकार की जो बात है वो एक तरह से खत्म हो चुकी है, ठीक है। लेकिन कुछ वर्ष पहले जब जाइए देखिए, जब मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता सरकार थी, या चौधरी चरण सिंह की सरकार, बीपी सिंह की सरकार, चंद्रशेखर की सरकार, एचडी देवेगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल के नेतृत्व वाले संयुक्त मोर्चे की सरकार, तो ये क्या है, ये सभी सरकारें जो है अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी और समय से पूर्व भी गिर गई। तो एक भावना होती है जहाँ पर इस प्रकार की बात हो तो इस तरह सरकार की बात आती है संसदीय, ये दोष के रूप में जाना जाता है। दूसरा है कि जो हमने बात भी किया था ऊपर भी कि नीतियों की निश्चितता का भाव, ठीक है, नीतियों की निश्चितता का भाव, ठीक है। इसमें क्या होता है कि संसदीय व्यवस्था में, ठीक है, दीर्घकालिक नीतियां जो है वो प्रभावी रूप से लागू नहीं हो पाती, क्योंकि सरकार के कार्यकाल की अनिश्चितता बनी रहती है। सत्तारूढ़ दल या गठबंधन में परिवर्तन होने पर सरकार की नीतियां भी बदल जाती है। उदाहरण के तौर पर आप देखिएगा 1977 में जब मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता सरकार ने पूर्व की कांग्रेस सरकार की अनेक नीतियों को पलट दिया, ठीक है। फिर 80 में कांग्रेस सरकार ने वापस आकर जनता सरकार की नीतियों को परिवर्तित कर दिया, ठीक है। आर्थिक सुधारों, विदेश नीति, औद्योगिक नीतियों में बार बार परिवर्तन देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें क्या स्पष्ट करती है कि कहीं ना कहीं संसदीय सरकार में नीतियों की निश्चितता का अभाव होता है, ठीक है। तो तीसरी अगर बात हम लोग करें कि आखिर इसके दोष क्या है, तो मंत्रिमंडल की निरंकुशता है, ठीक है, मंत्रिमंडल की निरंकुशता है। यह मंत्रिमंडल की निरंकुशता इस मामले में देखी आती है, जैसे अब जरा सोचें, एक मिनट, निरंकुशता, ठीक है। तो ये क्या है कि अब जरा सोचें कि जब सत्तारूढ़ पार्टी को संसद में पूर्ण बहुमत प्राप्त हो, ठीक है, तो कैबिनेट निरंकुश हो जाती है और लगभग असीमित शक्तियों का प्रयोग करने लगती है। प्रसिद्ध राजनीतिक वैज्ञानिक है लास्की, ठीक है, एच जे लास्की, उन्होंने क्या कहा था कि संसदीय व्यवस्था कार्यकारिणी की तानाशाही के अवसर उपलब्ध करा देती है, ठीक है। पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने भी कैबिनेट की तानाशाही की शिकायत की थी। तो अगर स्पष्ट पूर्ण बहुमत प्राप्त हो, ठीक है, तो हो सकता है कि कैबिनेट जो है वो निरंकुश हो जाए। जैसे भारतीय उदाहरण में अगर आप देखिएगा तो इंदिरा गांधी कार्यकाल देख लीजिए, 66 से लेकर 77 तक, 82-84 तक भारी बहुमत था, ठीक है। राजीव गांधी कार्यकाल देखें तो 84 से लेकर 89 तक, नरेंद्र मोदी का कार्यकाल देखें 2014 से लेकर वर्तमान तक, जब पूर्ण बहुमत प्राप्त है। तो इन कालों में कैबिनेट की निरंकुशता और संसद की भूमिका में कमी देखी गई, ठीक है, ये है। फिर चौथा देखें कि शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के विरुद्ध है,
ठीक है, नहीं उसमें जो, हाँ, तो शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत के विरुद्ध देखेंगे तो संसदीय व्यवस्था में विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, चौथा हम देखें यह क्या होती है कि शक्ति के पृथक्करण के विरुद्ध है, विरुद्ध। अब क्या देखें कि विधायिका है, विधायिका और कार्यपालिका, पालिका, ये क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। जो कार्यपालिका के सदस्य होते हैं वो भी विधायिका के सदस्य होते हैं। तो ये क्या होता है कि सिद्धांत के विरुद्ध है। ठीक है, तो कैबिनेट विधायिका और कार्यपालिका दोनों का नेतृत्व करते हैं। जैसे कि वोल्टर बेजहोल्ट ने उल्लेख किया था कि कैबिनेट कार्यपालिका एवं विधायिका को जोड़ने में एक हुक की तरह कार्य करती है। इस प्रकार सरकार की पूरी व्यवस्था शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के विपरीत है। वास्तव में यह शक्तियों का सम्मिश्रण है। ठीक है, और पांचवा जो हमने पढ़ा भी ऊपर में कि अकुशल व्यक्तियों द्वारा सरकार का संचालन होता है। संचालन, ये राष्ट्रपति शासन व्यवस्था की तरह नहीं है कि उसमें किसी जो विशेषज्ञ है उसको लेकर के जो है हम लोग सरकार चला रहे हैं। तो संसदीय व्यवस्था में प्रशासनिक कुशलता का अभाव होता है, क्योंकि मंत्री आवश्यक रूप से अपने विभागीय क्षेत्र में निपुण तो होते नहीं हैं। ठीक है, मंत्रियों के चयन में प्रधानमंत्री के पास सीमित विकल्प होते हैं। जैसे कि पहला तो आप देख रहे हैं कि उनकी पसंद केवल संसद सदस्य तक ही सीमित है, वो चीज़ें हैं। अगर बाहरी विशेषज्ञ को अगर बनाते भी है तो 6 महीने के अंदर में उनको सांसद बनाना होगा। ठीक है, इसके अलावा देखें तो मंत्री अधिकांश समय अपने संसदीय कार्यों, कैबिनेट के बैठकों, दलीय गतिविधियों में व्यस्त रहते हैं, जिससे प्रशासनिक कार्यों पर ध्यान उतना नहीं जा पाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने दोषों को देखा। अब हम लोग जो आगे बढ़ते हैं, इसमें सबसे अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो है यह है कि आखिर भारत में ये संसदीय व्यवस्था को ही क्यों स्वीकार किया गया। ठीक है, क्यों स्वीकार किया गया कि आखिर भारत में संसदीय व्यवस्था ही होगी। ठीक है, संविधान सभा में अमेरिकी राष्ट्रपति व्यवस्था के पक्ष में भी एक मत था, समझे। लेकिन क्या हुआ कि संसद जो संविधान के निर्माता थे वो कुछ कारण बताए कि नहीं, ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था को ही प्राथमिकता दिया कि यही व्यवस्था होनी चाहिए। तो देखिए इसमें सबसे पहली जो बताई गई कि हाँ ब्रिटिश व्यवस्था ही रखी जाएगी, संसदीय व्यवस्था, तो इसमें यह है कि देखिए व्यवस्था से निकटता थी। ठीक है, व्यवस्था से निकटता, ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब व्यवस्था से निकटना का मतलब क्या हुआ कि संविधान निर्माता जब ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था को मतलब जब अपनाए तो ये इसमें क्या है कि भारत में ब्रिटिश शासनकाल में ही इसका अस्तित्व था। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 19 को देखें, 1935 को देखें, इसके तहत क्या था कि केंद्र और प्रांतों में संसदीय प्रणाली के तत्व पहले से मौजूद थे। ठीक है, तो के एम मुंशी ने तर्क दिया कि इस देश में पिछले 30 या 40 वर्षों से सरकारी काम में कुछ उत्तरदायित्वों को शुरू कराया गया है। ठीक है, यानी कि आपने देखा होगा कि विभिन्न अधिनियम के माध्यम से जिस प्रकार से राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे वो ब्रिटिशों को बोल बोल करके आंदोलन के जरिए हो कुछ बातें जो किसी भी राष्ट्र के जनता के लिए अच्छा हो वो मनवा रहे थे। तो इस प्रकार से ना ये के मुंशी तर्क देते हैं कि 30-40 साल से मैंने सरकार को उत्तरदायित्व जो है शुरू किया गया है। तो इससे हमारी संवैधानिक परंपरा जो संसदीय बनी है, इस अनुभव के बाद हमें क्यों पीछे जाना चाहिए, क्यों ना एक महान अनुभव जो है हम क्यों एक महान अनुभव को खोना चाहिए। ठीक है, तो जो चीज़ चली आ रही है उसी को हम लोग कर लेते हैं, बशर्ते व्यवस्था भले ही क्या हो, तरीका भले ही ब्रिटिश हो। ठीक है, लेकिन उसमें जो तत्व होंगे वो तो भारतीय होंगे। तो इस प्रकार से जो है व्यवस्था से निकटता के कारण जो है यह जो है स्वीकार किया गया। फिर दूसरा है कि देखिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा में एक और इशारा किया, मनीषोर ये इशारा किया कि ठीक है कि हमको जो है लोकतांत्रिक कार्यपालिका को 2 शर्तों पर अवश्य संतुष्ट होना चाहिए। ठीक है, तो एक तो स्थायित्व, दूसरा उत्तरदायित्व। ठीक है, तो उत्तरदायित्व को, ठीक है, उत्तरदायित्व को वरीयता दी गई, अधिक वरीयता। ठीक है, अधिक वरीयता। इसमें क्या था कि जैसे 2 बातें हैं, मतलब इसमें जो है एक था स्टेबिलिटी यानी अस्थायित्व, कि सरकार ऐसी हो जो अस्थायित्व हो, सरकार ऐसी हो जो उत्तरदायित्व बना रहे। तो अधिकांश लोगों ने, अधिकांश जो संविधान सभा के सदस्य हैं उन्होंने उत्तरदायित्व को अधिक वरीयता दिया। उन्होंने बताया कि अमेरिकी व्यवस्था अधिक अस्थायित्व देती है लेकिन कम उत्तरदायित्व है, दूसरी ओर ब्रिटिश व्यवस्था जो है अधिक उत्तरदायित्व देती है लेकिन कम अस्थायित्व है। प्रारूप समिति ने कार्यपालिका की संसदीय व्यवस्था की सिफारिश करते हुए अस्थायित्व की तुलना में उत्तरदायित्व को अधिक वरीयता दिया। ठीक है, तो ये है। इसके बाद देखिए स्वीकार्यता के तीसरा अगर कारण अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो यहाँ पर विधायिका और कार्यपालिका, ठीक है, विधायिका और कार्यपालिका के टकराव को रोकने की आवश्यकता थी, रोकना। देखिए सभी देशों की स्थिति अलग अलग होती है, सांस्कृतिक स्थिति अलग होती है। ठीक है, रोकने की आवश्यकता। तो संविधान निर्माता चाहते थे कि विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच टकराव को टाला जाए। जो अमेरिकी
राष्ट्रपति प्रणाली है उसमें आम आम है, ठीक है, वो टकराव चलता रहता है। उन्होंने सोचा कि एक नया नया लोकतांत्रिक राष्ट्र है, ठीक है, और इन दो अंगों के बीच अगर ये चलता रहेगा, विधायिका और कार्यपालिका के बीच टकराव चलता रहा, ठीक है, तो एक अलग तरह की अराजकता पैदा हो जाएगी, ठीक है। वे ऐसी सरकार चाहते थे, संविधान निर्माता ऐसी सरकार चाहते थे जो क्या करे कि देश की मतलब अगर प्रकृति के हिसाब से, ठीक है, चहुमुखी विकास के लिए अनुकूल हो, ठीक है, जिसमें नीतिगत ठहराव नहीं होना हो। तो इस प्रकार से जो है वो टकराव को रोकना था कि अलग तरह से अराजकता को बढ़ावा न दिया जाए, तो ये था। फिर स्वीकार्यता के अगर चौथा अगर हम देखें, चौथा तो भारतीय समाज की प्रकृति है, ठीक है, भारतीय समाज की प्रकृति जो है, भारतीय समाज की प्रकृति। अब ये क्या है भारतीय समाज की प्रकृति? तो देखिए मतलब भारत को अगर देखा जाए तो विश्व का सबसे विविधतापूर्ण और जटिल समाज है। बहुत तरह की भाषा है, धर्म है, जाति है, संस्कृति है, ठीक है। तो संविधान निर्माताओं ने संसदीय व्यवस्था को इसलिए अपनाया ताकि सरकार में विभिन्न लोगों का प्रतिनिधित्व हो सके, ठीक है। इससे राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा मिलेगा और अखंड भारत का निर्माण हो सकेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अगर जरा सोचे कि राष्ट्रपति शासन व्यवस्था हो तो किसी एक का अगर यहाँ पर किसी एक की बात हो, ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ विविधता को जो है वो काबिज रखने के लिए ऐसा किया गया। और देखिए स्वर्ण सिंह समिति, अब जो स्वर्ण सिंह समिति आप जानते होंगे कि बनी थी, जिसके माध्यम से आप मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो देखिए स्वर्ण सिंह समिति का भी जो दृष्टिकोण देखें, स्वर्ण सिंह समिति का दृष्टिकोण देखें तो वह भी एक जो है अलग से एक हम लोग को दृष्टिकोण देता है। वो क्या है कि देखिए 70 में बहस चल रही थी, 70 के दशक में यह बहस चल रही थी कि संसदीय व्यवस्था को जारी रखा जाए या इसे राष्ट्रपति व्यवस्था में बदल दिया जाए। तो इस मामले पर विस्तार से विचार करने के लिए 1975 में कांग्रेस सरकार द्वारा स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया, ठीक है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट मत व्यक्त किया कि संसदीय व्यवस्था भारत में सफलतापूर्वक कार्य कर रही है, ठीक है, इसको बदलने की आवश्यकता नहीं है। तो ये चीज़ें हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाने की या स्वीकार करने की आवश्यकता हुई। अब हम लोग एक अंतिम जो टॉपिक है वो हम लोग देख लेते हैं। इसमें है कि आखिर भारतीय मॉडल और ब्रिटिश संसदीय मॉडल दोनों में क्या अंतर है भी कि नहीं है, वो देख लेते हैं, ठीक है। ये अंतर है तो भारतीय मॉडल को देखें, मॉडल ये किस चीज़ का, संसदीय व्यवस्था का, और ब्रिटिश मॉडल देखें, ठीक है, ब्रिटिश मॉडल देखें तो दोनों में क्या अंतर है। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं राज्य की मुखिया की, ठीक है, राज्य का मुखिया। तो ब्रिटेन में जो राज्य का मुखिया होगा वह होता है राजा, ये वंशानुगत होता है, ठीक है, राजा। और भारत में क्या होता है, वो मुखिया जो होता है राष्ट्रपति होता है, और राष्ट्रपति चुने जाते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति जब चुने जाएंगे तो निश्चित ही यह गणतंत्र होगा, भारत इसलिए गणतंत्र है, लेकिन हम ब्रिटेन को गणतंत्र नहीं कह सकते हैं, ये चीज़ें हैं। दूसरा है कि संसद की सर्वोच्चता के मामले में देखें तो संसद की सर्वोच्चता, तो देखिए ब्रिटिश मॉडल में संसद की पूर्ण सर्वोच्चता है, ठीक है, पूर्ण सर्वोच्चता है कि वह जो है ना, ब्रिटिश संसद सर्वोच्च है, वो कोई भी कानून बना सकती है और किसी न्यायालय को संसद द्वारा बनाए गए कानून को असंवैधानिक घोषित करने का अधिकार नहीं है। लेकिन जरा सोचें भारतीय मॉडल में यहाँ है लिखित संविधान, ठीक है, यहाँ संघीय व्यवस्था, यहाँ न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था, मूल अधिकारों का प्रावधान, ठीक है, और उच्चतम न्यायालय को संविधान के अंतिम व्याख्याता का दर्जा है। तो इस प्रकार से जरा सोचें कि क्या संसद जो है सर्वोच्च है, तो इसका उत्तर जो है वो नहीं में आएगा, ठीक है। हाँ, असीम शक्ति है लेकिन सर्वोच्च नहीं है। तीसरी बात अगर करें प्रधानमंत्री की सदस्यता की, तो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो निचले सदन के सदस्य होते हैं, स्पष्ट तौर पर निचले सदन के सदस्य होते हैं ब्रिटेन में, निश्चित तौर पर अनिवार्य रूप से। लेकिन भारत में क्या है कि भारत में ये दोनों हो सकता है, ये उच्च सदन भी हो सकता है और प्लस निम्न सदन का भी सदस्य हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नो भी नहीं भी है तो भी चलेगा, बशर्ते 6 माह के अंदर में उनको जो है कहीं ना कहीं आपको सदस्यता ग्रहण करनी होगी सांसद के रूप में, ठीक है। तो देखिए आप उदाहरण देख लीजिए, ये उदाहरण है इंदिरा गांधी 1966 में राज्यसभा सदस्य के रूप में प्रधानमंत्री बनी। एच डी देवगौड़ा के बारे में 96 में देखिए तो राज्यसभा के रूप में ये प्रधानमंत्री बने थे। अपने मनमोहन सिंह को देख लीजिए 2004 में जब प्रधानमंत्री बने तो राज्यसभा के मेंबर बने, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं कि गैर सदस्य की मंत्री नियुक्ति, ठीक है, गैर सदस्य की बात कर ले कि गैर सदस्य की बात करें मंत्री नियुक्ति, तो इसमें देखें तो ब्रिटेन में जो है ना वो केवल सांसद ही बन सकता है, केवल सांसद। लेकिन यहाँ जो है कोई भी व्यक्ति बन सकता है। क्या करना है, 6 माह की अवधि के लिए 6 माह जो, ठीक है, 6 माह के अंदर में ही उनको सदस्यता ग्रहण करनी होगी, ठीक है। इसके बाद देखें वैधानिक उत्तरदायित्व की बात करें,
ठीक है। तो ब्रिटेन में मंत्रियों की वैधानिक जिम्मेदारी होती है, ठीक है। मंत्री द्वारा किए गए कार्यों के लिए वह स्वयं उत्तरदायी होता है, ठीक है। और भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है, ठीक है। भारत में ऐसी व्यवस्था, कोई व्यवस्था नहीं है। ब्रिटेन के विपरीत भारत में मंत्री को राज्य के मुखिया के कार्यालय कार्यों में प्रति हस्ताक्षर काउंटर साइन करना आवश्यक नहीं होता है। भारत में राष्ट्रपति कार्यों के लिए प्रधानमंत्री या संबंधित मंत्री उत्तरदायित्व नहीं होते। तो इस प्रकार से ये दोनों में अंतर है। और एक जो है हम लोग देखते हैं, आपको पता होगा शैडो कैबिनेट, ठीक है। शैडो कैबिनेट, शैडो कैबिनेट ये क्या है? बीच में हमने पढ़ा भी था कि शैडो कैबिनेट का मतलब क्या होता है कि ब्रिटेन में एक अनोखी संस्था है ये शैडो कैबिनेट। इसमें क्या होता है कि विपक्षी पार्टी जो है ना, यहाँ पर ब्रिटेन में है, ब्रिटेन में अगर जाइएगा, ब्रिटेन में ये है, भारत में इसका अभाव देखने को मिलता है, ठीक है। शैडो कैबिनेट का ये होता क्या है कि इसे विपक्षी पार्टी द्वारा गठित किया जाता है ताकि सत्तारूढ़ दल के साथ संतुलन बना रहे, अपने सदस्यों को भावी मंत्रालयीय कार्यों के लिए तैयार किया। जैसे मान लेते हैं कि इधर शिक्षा मंत्रालय है जो सरकार का चल रहा है, ठीक है, दूसरा जो है वो विपक्षी का भी चल रहा है, ठीक है। अब अगर किसी बात का विरोध करना होगा तो इनके जो एक्सपर्ट हैं उनको सलाह देंगे या उस पर आलोचना करेंगे। तो ये सभी चीज़ें, ये शैडो कैबिनेट है और काफ़ी अनोखी व्यवस्था है और एक तरह से मैं समझता हूँ कि काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, ठीक है। लेकिन भारत में ऐसा इस प्रकार से नहीं है। फिर उसके बाद संघीय संरचना में देखें, ठीक है। संघीय संरचना में देखें तो ब्रिटेन का जो है वो एकात्मक सरकार है, ठीक है। यहाँ पर एकात्मक है, एकात्मक राज्य है, ठीक है। और सभी शक्ति केंद्र में निहित है। और इसमें क्या है, ये संघीय है, संघीय है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने सभी बातों को पढ़ा, ठीक है। और भारतीय संसदीय व्यवस्था के सभी आयामों का हम लोगों ने जिक्र किया, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।